Assalamu alaikum guys, this is your teacher Dr. Noor Muhammad and you are watching me on AS Level Biology lecture series. As you all know that we are studying chapter number 1 and 4 in combined, and that chapter is the topic of cell, and what we are doing now, we are covering the cellular organelles or cytoplasmic organelles, and the topic we were discussing in the previous lecture was mitochondria, and I've told you that about the structure of the mitochondria. We have discussed about the functions of mitochondria, and I have told you an interesting fact about the mitochondrial inheritance from maternal side only. So आज जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिस्कस करना है वो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इट इज़ क्वाइट अ न्यू कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट वी कॉल एंडोसिम्बायोंट थ्योरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एक्चुअली व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट? पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये जो सिम्बायोसिस का वर्ड है ना, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है. सिम्बायोसिस, ठीक है, सिम्बायोसिस. देखो सिम्बायोसिस किसे कहते हैं? इट्स बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप का नाम है. रिलेशनशिप होता है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, इसी तरह सिम्बायोसिस भी एक रिलेशनशिप होता है. और सिम्बायोसिस कैसा रिलेशनशिप होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर या तो दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, या फिर एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो, लेकिन दूसरा पहले वाले के लिए नुकसानदेह ना हो. इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर ऑर्गेनिज्म वन एंड ऑर्गेनिज्म टू बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर इन मैनी वेज, ठीक है. जबकि the second type is of the symbiosis is that organism 1 is beneficial for organism 2, which means organism 2 is going to take benefit from 1, but organism 2 is not harmful for 1. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से दूसरे को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे से 1 को नुकसान नहीं हो रहा. इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको बात अच्छे समझ में आए. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ पहले वाले टाइप की, जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिट पहुँचा रहे होते हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फंजाई और एल्गाई की. ठीक है ना, मैं यहाँ पर बोर्ड पे भी लिखूँ ना ताकि आपको याद रहे. तो बेसिकली आई एम टेलिंग यू अबाउट सिम्बायोसिस, ठीक है, विच इज़ अ नो हार्म रिलेशन. What is the tagline of this relation? No harm relation. किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा इसमें किसी को. So this is no harm relation, and I have told you between two organisms. ठीक है. And I have told you that this type of relation is of two types or two varieties. Number one, where both the organisms are benefited from each other. Both the organisms are benefited. For example, we call that mutualism. And the other is where one get benefited but other does not get or do not get any harm, and we call that commensalism. So symbiosis is a relationship where two organisms are not harmful for each other, and there can be two types of relation in between them. एक है mutualism where both the organisms are fully benefited for each other, they depend on each other, where the other variety is commensalism where one organism is beneficial for the other but others are not harmful for the first one. I'll give you the examples that will give you a clear idea about it. तो पहली जो example इस side पर है mutualism वाली side पर, that is of lichens. लाइचेंस क्या होते हैं? इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी. फंजाई के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इट्स अ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. काफ़ी ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनिज्म होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, लेकिन नॉन क्लोरोफिलस होता है, यानी हेट्रोट्रॉफ होता है. इट हैज़ टू ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिज्म. तो इसलिए इस सेंस में ये डिपेंडेंट होता है. जबकि जो एल्गाई होते हैं दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड दे आर क्लोरोफिलस
ग्रीन ग्रीन कलर के आपने देखे, डार्क ग्रीन कलर के जो पानी के ऊपर जो फ्लोट कर रहे होते हैं जब पानी खड़ा होता है बहुत दिन से, दैट इज एल्गी और एल्जाई. तो दे आर photosynthetic, so they can perform photosynthesis and can manufacture their own food. So what happens in this relation between fungi and algae चूँकि photosynthetic है, it can prepare food, तो वो फूड जो वो अपने लिए प्रिपेयर करता है उसी का कुछ हिस्सा फंजाई उससे एब्जॉर्ब कर लेता है. फंजाई उससे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. ऑन द अदर हैंड जो बेनिफिट एल्गाई को मिलता है वो क्या मिलता है कि फंजाई के साथ रहने की वजह से फंजाई का जो बॉडी है, माइसीलियम जो है, जो एक बड़ी लार्ज बॉडी है, थ्रेडेड बॉडी है, वो इसको एल्गाई को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. नॉर्मली अगर एल्गाई कहीं पर मौजूद होंगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स कैन फीड ऑन देम. बट जब फंजाई यहाँ पर साथ मौजूद होता है तो फंजाई बीइंग अ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इस एल्गाई को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम माइक्रो इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ज़्यादा डेवलप्ड है. तो दिस इज द काइंड ऑफ एसोसिएशन वेयर वी आर सीइंग दैट एल्गाई एंड फंजाई बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर. ठीक है. एंड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड mutualism, where mutual benefit is obtained. ठीक है. Okay, the other kind of relationship we have is commensalism, जहाँ पर मैंने बताया कि एक को फ़ायदा होगा दूसरे से, लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा. एंड what is the example of that? चलो मैं बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ जो आपको एक दफ़ा में समझ में आ जाए. अगर आपने कभी नेशनल जियोग्राफिक चैनल वगैरह देखा है और एक्वेटिक लाइफ के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है तो यू मस्ट हैव सीन दैट बहुत सारी बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं जो कि एक बड़े टारगेट को शिकार करती हैं. एंड व्हेन दे फीड ऑन देम, ठीक है ना, ऑन देयर टारगेट्स, ऑन देयर फूड, तो द लेफ्ट ओवर विच इज़ द लेफ्ट ओवर is eaten by large groups of small fishes, जो ये बड़ी फिश के साथ साथ चल रही होती हैं. ठीक है. without disturbing the large fish, and when large fish has done the eating part of जो है ना its prey, then these small fishes जो है ना वो उस residual part पे फीड करती हैं. और आसान एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे जब शेर जो है वो एक बड़े जानवर का शिकार करता है और उसको फीड करते हैं उसके ऊपर और वो बच जाता है, तो फिर उसके ऊपर हाइनाज, जो बचे हुए हाइनाज हैं या जो गिद्ध हैं, जो वल्चर्स होते हैं, ये उसके ऊपर फीड करते हैं. तो अब यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक इस तरह का एसोसिएशन नज़र आ रहा है जहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स में एक इनडायरेक्ट एसोसिएशन है, जहाँ पर एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है और कि अगर वो शिकार करेगा दूसरे को भी मुफ्त में खाना मिल जाएगा, लेकिन कोई नुकसान दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको नहीं पहुंच रहा है. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो दोनों को ही हम सिम्बायोसिस कहते हैं. तो अब मसला ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो हमने ये नहीं डिस्कस करना था कि कॉमन सेलिज्म, हमें समझाना था एंडोसिम्बायोट थ्योरी. एक्चुअली द थिंग इज़ दैट अपना माइटोकॉन्ड्रियाज के बारे में ये बिलीव किया जाता है, इट्स अ साइंटिफिक बिलीफ that mitochondria are actually not an organelle, rather they are primitive bacteria. क्या कहा मैंने कि माइटोकॉन्ड्रियाज के बारे में ये अज्यूम किया जाता है, साइंटिफिकली ये बिलीव किया जाता है. एंड आई विल टेल यू that why this belief exists, is it a right belief or wrong belief, I will talk about that. तो mitochondria के बारे में it is believed that mitochondria unlike other cellular organelles नहीं हैं, बल्कि ये खुद एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया था, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, किसी ज़माने का बैक्टीरिया है. अच्छा, अब ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि हुआ क्या होगा, जैसे कि हम एवोल्यूशन को कंसिडर कर रहे होते हैं, ये थ्योरी क्या कहती है कि हुआ क्या होगा कि समहाउ जो बैक्टीरियाज होंगे ये ह्यूमन सेल में आ गए. एंड वंस वो ह्यूमन सेल में आ गए तो दे फाइंड द एनवायरनमेंट ऑफ द ह्यूमन सेल प्रोटेक्टिव फॉर देम. दिस वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया हैव फाउंड द एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन सेल प्रोटेक्टिव फॉर देम. तो ह्यूमन सेल ने क्या किया, इन बैक्टीरियाज को प्रोटेक्शन दी और नतीजे में इन बैक्टीरियाज ने क्या किया कि
कि वो एनर्जी बनाकर एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू की, और जो वो अपनी बॉडी के लिए भी करते हैं, और उसी का एक बड़ा हिस्सा जो कि उनकी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसी का बड़ा हिस्सा जो एक जिस सेल में वो रह रहे हैं उसको प्रोवाइड कर देते हैं। दैट्स हाउ दैट सेल ऑल्सो सर्वाइव्स। तो सेल का जो सर्वाइवल है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दैट सेल का जो सर्वाइवल हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रही है, एक्चुअली वो बैक्टीरियाज हैं जो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो एनर्जी फिर हमारे सेल में इस्तेमाल हो जाती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हेन यू लिसन टू दिस कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यू मे फाइंड इट राइट और रॉन्ग, या कम से कम राइट रॉन्ग नहीं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई इज दिस एनी प्रूफ, इज दिस एनी लॉजिक बिहाइंड दिस, व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट अ बैक्टीरिया, इज देयर एनी solid evidence that can support this theory? तो yes, there are some scientific points and we will discuss those points क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. But and after discussing those points, then being a Muslim, I'll just put a sentence in front of you, and that then you decide that whether this theory is right or wrong. सही है जी. So first, just talk scientifically that is this a true concept or logic or hypothesis that bacteria, the mitochondria are actually the primitive bacteria which are which enter into our cells and they find environment of our cell protective for them, so they take the protection and they give us energy, and that's a symbiotic relationship, and we call it endosymbiont theory. That is symbiosis which is developed in within every cell, endosymbiont theory. सही है ना. तो एंडोसिम्बायोट थ्योरी का मतलब आपको समझ में आ गया कि व्हाट दिस थ्योरी सजेस्ट दैट बैक्टीरियाज आर द माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्रिमिटिव बैक्टीरियाज एंड दे कम इनटू आवर सेल, find the environment protective, and they start living in our cell without being harmful for our cell, and they in return produces energy for our cell. ठीक है ना. अब the main question that must be tickling your mind is that we are making such a huge call. So do we have any proof or do we have any logical basis of saying this? So yes, we do have. So let's talk about why we are comparing a mitochondria, or why we are saying that the mitochondria are actually bacteria. ठीक है. So let's talk about that. The concept we are going to discuss is called endosymbiont theory or hypothesis. And according to this theory, I have told you the story of this theory, that what this theory believes. ये theory हमें क्या बता रही है, या ये theory क्या मानती है. So we are going to talk about this now. So what are the evidences of this? चलो, let's talk about the evidences. Number one, mitochondria has its own, you must recall, we have already learned this. याद है माइटोकॉन्ड्रिया में अपना सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल होता था, अपना एक जाती सर्कुलर डीएनए होता है, and that's one of the basic logic. Mitochondria has its own circular DNA molecule like bacteria. Actually, bacteria also have this extracellular or molecule of DNA. Bacteria के अंदर भी हमें इस तरह का molecule of DNA नज़र आता है, and that is why we are saying that this is one of the similarity between mitochondria and bacteria. देखो, हम जो वो evidences दे रहे हैं जो कि ये express करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया कैसे है. तो बेसिकली वी आर सीइंग ऑल दो सिमिलैरिटीज़ जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के दरमियान में हमें नज़र आती हैं. तो पहली जो सिमिलैरिटी मैंने यहाँ मेंशन की वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो कि
बैक्टीरिया में भी होता है. सेकेंड पॉइंट विच इज वर्थ मेंशनिंग इज (70S) ribosomes which are similar to that in bacteria. Actually, bacteria also have 70S ribosomes, जबकि मैंने आपको बताया था whereas eukaryotic cell ribosomes are 80S ribosomes. So what this theory is suggesting or telling you guys that mitochondria के पास अपना सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है. नंबर वन पॉइंट तो यही हो गया कि इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है. नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर ये आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना 70S वाला राइबोसोम है. और नॉट ओनली कि उसके पास अपना राइबोसोम है, बल्कि ये राइबोसोम उसी साइज का है जिस साइज का बैक्टीरिया में होता है. जबकि यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S साइज के नहीं होते, वो 80S साइज के होते हैं. एंड दैट्स what the similarity with the bacteria of mitochondria and dissimilarity with the eukaryotic cell. Third point is that due to presence of DNA, mitochondria can divide and work without taking order from nucleus. Mitochondria can work without taking order from nucleus. Mitochondria, देखो, this third point is showing the independent position of mitochondria, or independent position of, I should say, primitive bacteria. That mitochondria, if they are cellular organelles, आप सोचो, sorry beta, it's irritating a lot. So if mitochondria are cellular organelles, तो is it possible कि एक cellular organelle जो सेल के कंट्रोल में है वो without taking the order from the highest authority खुद से काम कर ले? No, it's not possible. So mitochondria के केस में हम क्या देखते हैं कि they have the tendency to work on their own. ये बगैर किसी परेशानी के, बगैर न्यूक्लियस से ऑर्डर लिए हुए खुद ही काम कर सकते हैं, और ख़ुद ही जो है ना वो अपने आप को जो है वो डिवाइड भी करा लेते हैं, ख़ुद ही जो है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट जो है वो काम कर रहे होते हैं. तो दैट इज़ शोइंग देयर इंडिपेंडेंट पोजीशन. सो दिस इज़ अगेन अ प्रूफ और अ लॉजिक और एन एविडेंस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ देयर ओन डिफरेंट आइडेंटिटी. ठीक है. फिर इसके अलावा एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ये डिवाइड करते हैं ना, दे डिवाइड by the process of binary fission, which is also the method of division in bacteria. तो चौथा पॉइंट हमारे पास क्या, चौथा एविडेंस हमारे पास क्या आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब डिवाइड करते हैं, एक तो ये इंडिपेंडेंट डिवाइड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम सेल, नंबर 1. नंबर 2, जब ये डिवाइड करते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसमें सिंपली एक सेल 2 सेल में डिवाइड, बैक्टीरियल सेल दरमियान से पिंच होता है और 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया भी मज़े की बात है उसी तरह से डिवाइड करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का हाफ जो है वो पिंच होकर अलग, हाफ अलग हो जाता है, फिर हर हाफ एक नए पूरे स्ट्रक्चर में डेवलप कर जाता है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन.
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो अगला एविडेंस है जो इसको सिमिलर बनाता है बैक्टीरियाज के करेक्टर से, जो प्रूव करता है कि ये प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं, किसी ज़माने के बैक्टीरियाज हैं जो आपकी बॉडी में आ गए थे, दैट फीचर इज बाइनरी फिजन, कि दे ऑल्सो डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन विच इज़ द मेथड ऑफ डिविजन और जो है ना रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियाज. तो दे शो द सेम मेथड ऑफ डिविजन एज ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, दैट्स अनदर एविडेंस ऑफ saying mitochondria a primitive bacteria. So what are the points? Number one, circular DNA molecule like bacteria. Number two, 70 S ribosome as compared to 80 S ribosomes. Number three, they divide without taking order. They can divide and work without taking order. And fourth is that divide binary fission. They divide by the method of binary fission, which is the method of reproduction or method of division in bacteria. So these are the points that suggest the independent existence of mitochondria as a separate organism जो किसी ज़माने में हमारे बॉडी में आ गए and they then associated themselves with us in a symbiotic relationship, and that's how the things are going on. So these were the logics जिनकी बुनियाद पर ये बात की जाती. अब as a student, as a science students, आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, दिस इज़ क्वाइट लॉजिकल एंड दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल साइंटिफिकली, बट जस्ट थोड़ा सा अगर मैं नॉन साइंटिफिक होकर थोड़ा सा रिलीजन वाइज बात करूं, तो बीइंग मुस्लिम्स वी ऑल नो दैट अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड अस एंड ही हैज़ क्रिएटेड हिज बेस्ट क्रिएशन इन फॉर्म ऑफ अस. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में हमारे सेल के साथ ही बनाया गया हो और ये बैक्टीरिया ही हो जो हमें सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ अदर बैक्टीरिया ऑल्सो डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस. बट ये कहना कि एंडोसिम्बायोसिस में कि बैक्टीरियल सेल जो है वो हमारे सेल में आ गया और फिर उसने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया, ये मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लगता है. इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू मे अग्री इट विद और नॉट. ये कहना कि बैक्टीरिया जो है वो हमारी बनाने वाले ने शुरू से डे वन से बैक्टीरिया को हमारे सेल में बनाया था टू शो अस दैट ही इज़ द रियल क्रिएटर एंड ही नोज हाउ टू डू थिंग्स, ये काफ़ी लॉजिकल है साइंटिफिकली भी. लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे सेल में आए और फिर उन्होंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया एंड देन दे स्टार्टेड लिविंग विद अस, then they started producing energy for us and we gave them protection. So my question, or in my mind at least, a question comes that ठीक है आ गए एनर्जी बना, बट जब ये नहीं आए थे हमारे सेल के अंदर, उससे पहले फिर हमारी सेलुलर सर्वाइवल कैसे हो रहा था? बिकॉज नो वर्क कैन बी डन विदाउट एनर्जी. तो अगर हमारी बॉडी में ये बैक्टीरियाज आए ही नहीं थे उस वक्त, किसी ज़माने में, भाई आए उससे पहले नहीं आए, तो उस वक्त फिर ह्यूमन सेल्स कैसे सर्वाइव कर रहे थे? अगर आप कहें कि नहीं भाई एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से कर रहे थे, तो वी नो कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इज़ नॉट इनफ फॉर एनी मेजर एक्टिविटी, इट इज़ नॉट इनफ. तो हमारे जो इंसान थे उस ज़माने के ह्यूमन सेल के, तो वो फिर कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे यार विदाउट हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देयर बॉडी? तो ऑब्वियसली मुझे ये क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है. So I believe that if it's scientifically lot of evidences are there, so it must be a creation like every other creations of Allah Subhanahu wa Taala, and Allah Taala has created us like this, and He may have given us this bacteria from day one कि भाई तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी एक बैक्टीरिया पे भी डिपेंडेंट है. बट ये कहना कि ये आ गए और भाई उससे पहले कैसे नहीं आए थे, उससे पहले क्या हो रहा था? बहरहाल, so this was it about the discussion of endosymbiont theory of mitochondria. Again, I'll show you the presentation. जो जिस डायग्रामेटिक वे में कंपैरिजंस वगैरह हम उसमें एंडोसिम्बायोंट थ्योरी की कर लेंगे, एंड दैट इज़ इट अबाउट दिस टॉपिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक हर लिहाज से हो गया ख़त्म. इंशाल्लाह ताला आफ्टर द वीडियो प्रेजेंटेशन द क्लास विल एंड वी विल हैव अ न्यू सेशन इंशाल्लाह द नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक. Maybe we'll be studying lysosomes inshallah in the next lecture. ठीक है जी. तो just quickly हम लोग वीडियो देखते हैं and just meet you guys in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.
There are a lot of amazing theories in science. The general theory of relativity, atomic theory, the cell theory. And one thing we want to point out about a scientific theory is that it's a lot different from how you might use the word theory in your daily life. A scientific theory is not an educated guess. A scientific theory is an explanation of a scientific event, supported by scientific evidence. It must be testable and tested over and over and over again. And while theories can be changed or even disproven, you do want to realize there are a lot of facts behind them. One of our favorite theories of all time is the endosymbiotic theory. We love it because we just find the events in this theory to be amazing. The theory gives an explanation for how eukaryote cells could have evolved from prokaryote cells that lived in symbiosis. Prokaryote symbiosis means these organisms live together. So just to recap from our Intro to Cells video, when you think of prokaryote, think of pro rhyming with no nucleus, no membrane-bound organelles. Eukaryotes, on the other hand, remember eu rhymes with do, and they do have a nucleus, and other membrane-bound organelles. Both prokaryotes and eukaryotes are cells, though, and therefore they do have a few things in common that cells have, including a cell membrane, cytoplasm, ribosomes, and genetic material. But just look at these two cell types and you will see that one is way more simple. So what explanation does the endosymbiotic theory provide for how eukaryote cells could have evolved from prokaryote cells? A long time ago, seriously a long time, over 2 billion years ago, there were prokaryotes, much like there are today. They've been around for a long time. Well, just as there are in many organisms, there was variety in prokaryotes. Some of the prokaryotes had photosynthetic abilities, which means they could make their own food using sunlight energy. And those were the photosynthetic bacteria. Some of these prokaryotes were bacteria that had the ability to use oxygen to produce ATP energy. And some prokaryotes were larger, they could consume others, engulfing them. So obviously they had to be larger. The endosymbiotic theory is that some of these large prokaryote cells engulfed some of these small bacteria. But instead of those small bacteria getting digested, some of them remained intact within the large prokaryote, and they actually began to live as symbionts. That means they lived together. And for some of these cases, the larger prokaryote had engulfed the small bacteria that used oxygen to produce energy. This is believed to be the ancestor heterotroph eukaryote cell. And eventually, some of these cells engulfed the small bacteria that could do photosynthesis in addition. And there were some more living as symbionts. This is believed to be the ancestor autotroph eukaryote. Now, it's time to do a little reveal. We consider the bacteria that used oxygen to produce their own energy to have evolved into what is now mitochondria. And the bacteria that use sunlight energy to produce their own food, well, we consider those to have evolved into what are now chloroplasts. It's likely that these ancient eukaryotes had some kind of advantage in their endosymbiosis, and it's also likely that the mitochondria developed first, before the chloroplasts, because if you remember from our Intro to Cells video, nearly all eukaryote cells have mitochondria. It's just that eukaryote cells that can do photosynthesis can have both mitochondria and chloroplast. Now, if you remember our beginning about theories, you may be wondering, where are the facts for this? We'll give you a few of the facts. First, mitochondria and chloroplasts have their own DNA. Yes, separate DNA from what is found in the nucleus. Not to mention that their DNA is arranged in a similar way to prokaryote DNA, specifically bacterial DNA. The size of mitochondria and chloroplasts tend to be similar to the size of bacteria. And when mitochondria and chloroplasts divide, which they can divide all on their own independently, they divide in a way that is similar to how bacteria divide. So the endosymbiotic theory provides an explanation for how modern eukaryotes evolved from prokaryotes. There's obviously more questions you might want to explore. For example, what about some of the other structures and organelles in eukaryotes? Well, keep exploring. Secondary endosymbiosis is a great place to start. One last thing we want to make sure to emphasize. Endosymbiosis isn't just reserved for a theory that explains a past event in ancient history. No, because endosymbiosis is actually happening today with many other kinds of organisms. One of our favorite examples, the termite. Yes, termites can have prokaryotes that live in their gut and help them digest wood. And without them, well, let's just say digesting wood wouldn't happen so well.